क्लियर हैं चीज़ें? डन। नहीं, ये मेरे ख्याल में दूसरे स्टेशन वाले बच्चे, तो लगता है दूसरे स्टेशन पे चाय नहीं मिली। ठीक है, अगर ये दूसरे स्टेशन वाले लोग अपना माइक बंद कर दें तो हम ज़रा तरसीले मालूमात का सिलसिला जारी रखें। ठीक है जी, आप लोग अपने अपने सेंटर में जाके कहें कि जी वो आई कैप लाहौर वाले चाय दे रहे हैं, तो आप लोग चाय क्यों नहीं दे रहे। पता लगे ये मुझे निकाल दिए गए हैं, ये बच्चों को वर्गलाते हैं, बच्चों ने धरना दे दिया है पेशावर सेंटर के बाहर, कोयटा सेंटर के बाहर जो है वो बच्चों में गम गुस्सा पाया जाता है कि लाहौर वाले चाय पिला रहे हैं। तो वो और जो लाइव देख रहे हैं उनको तो सड़ाने के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आप फिजिकल आए होते तो आपने आई कैप की चाय पी होती, आपने हमेशा आई कैप पे खर्चा किया और आई कैप से कुछ खाया पिया नहीं है। तो ये रिवीजन क्लासेस लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप जो है वो बार बार चाय पी के अपना गम गुस्सा जो है वो उसको निकाल सके। ठीक है जी, कहानी को दोबारा स्टार्ट करते हैं। ऑफ़र, एक्सेप्टेंस और इन दोनों की रेवोकेशन। चैप्टर नंबर 2 जो कि बेस है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और आपने प्लान में देखा होगा कि तकरीबन 2 दिन तक फुल फ्लैज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही चल रहा होगा, और उसके बाद थर्ड डे में फिर मिक्सिंग हो जाएगी इसमें पार्टनरशिप और इन चीज़ों की। ऑफ़र, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन, जब भी कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है तो कहानी शुरू होती है एक डिस्कशन से कि देयर इज़ एन ऑफ़र, देयर इज़ एन एक्सेप्टेंस, और एक लंबी चौड़ी सी डिबेट चलती है। चूँकि वक्त कम होता है तो हमने कोशिश की होता है कि पहले से चीज़ें जो है वो किसी ना किसी क्लास में जो बनी हुई है, कुछ ना कुछ राइटिंग हुई हुई है, वो आपके सामने आए। राइटिंग बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको कुछ ना कुछ पता लग जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है उसमें एक मिस्टर ए है जो मिस्टर बी को एक ऑफ़र कर रहा है। नॉर्मली ये एग्जांपल मैं जब भी देखता हूँ तो सीज़न के हिसाब से जो भी फ्रूट चल रहा होता है या कोई और इस तरह से उसको, अगर ये गर्मियों की एग्जांपल होती तो यहाँ पे 1 किलो आम का जिक्र होता। चूँकि सर्दियाँ हैं तो हम इसमें यहाँ पे ऑरेंजेस जो है वो उसको टिपिकली करते हैं कि भाई सर्दियों के हिसाब से ए ने बी को एक ऑफ़र दी है कि अगर मैं आपको 1 kg ऑरेंजेस दूँ तो क्या आप 100 रुपीज़ मुझे देंगे। बी ने अगर उसकी वो ऑफ़र एज इट इज़ मनोअन मान ली तो हम ऐसे कहेंगे कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है वर्ड ऑफ़र की डिस्कशन से कि ऑफ़र क्या है। ऑफ़र का मतलब है जब एक बंदे ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि भाई मैं आपको ये वाली चीज़ डिलीवर करना चाहता हूँ, या आपसे ये चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ, आपके साथ ये डील करना चाहता हूँ, और दूसरे बंदे ने उसकी ये बात एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ली, तो इन दोनों के दरमियान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने तक दरमियान में कुछ और टेक्निकल वर्ड्स भी हैं। कभी कभी हम 2 बंदों के अरेंजमेंट को प्रॉमिस कहते हैं, कभी उससे एक स्टेप आगे जाके कहते हैं ये एग्रीमेंट हुआ है, कभी कभी उससे एक स्टेप आगे जाके कहते हैं नहीं भाई ये तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो एक दफ़ा इन तीनों वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये क्या है। ऑफ़र और एक्सेप्टेंस हमें समझ आ गई, तो जब भी एक बंदा ऑफ़र देगा और दूसरे को ये ऑफ़र कबूल होगी तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रॉमिस है। When the person to whom proposal is made, ऑफर का दूसरा नाम proposal भी होता है। When the person to whom proposal is made signifies his assent to it, जब जिस बंदे को ऑफर दी गई है वो मान जाए, ओके कर दे उस चीज़ को, the proposal is said to be accepted, ये कहा जाएगा कि proposal accept हो गया है। जब भी proposal यानी कि ऑफर एक्सेप्ट की जाएगी वो बन जाएगी प्रॉमिस। ए ने बी से कहा मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ए ने ऑफर दी और बी ने उसकी ऑफर को मनोअन मान लिया, तो ये जो ए और बी के दरमियान हुआ है ये बन गया प्रॉमिस। ये भी सिंपल प्रॉमिस है। प्रॉमिस कैन बी फॉर एनीथिंग, प्रॉमिस के लिए कोई कमर्शियल कंसिडरेशन नहीं चाहिए। प्रॉमिस इज़, ए ने बी से कहा कि हाँ भाई अगर तुम मुझे बॉल पेन उधार दोगे तो मैं तुम्हें रबड़ उधार दूंगा, वो मान गया, तो ये प्रॉमिस हो गया कि एक बंदा दूसरे को बॉल पेन या पेंसिल उधार देगा और दूसरा बंदा उसको रबड़ उधार देगा। ए ने बी से प्रॉमिस किया कि हम मिल के पढ़ा करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब बहरहाल अल्लाह ऐसे ए और बी जो है वो ज़रूर हमें दिखाए जो एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम मिलके पढ़ेंगे। वो मिलने का वादा करते हैं, कभी कभी पढ़ने का वादा भी करते हैं, लेकिन पढ़ाई नाम का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बीच में से गायब हो जाता है कई दफ़ा। तो ए और बी ने अगर आपस में वादा किया कि हम मिलके पढ़ेंगे, तो पढ़ाई कोई कमर्शियल चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई लेन देन, पैसा, बिजनेस, कारोबार ऐसी कोई चीज़ हो। तो ये जो बग़ैर कारोबारी रिश्ते के साथ इनकी ऑफ़र एक्सेप्टेंस हुई है उसको प्रॉमिस कहा जाएगा। प्रॉमिस।
प्रॉमिस से अगला स्टेप क्या है? ये प्रॉमिस है, ये वादा है, अगले दिन बी नहीं आया तो ऐसा नहीं होगा आप उसे उठा के अदालत में ले जाएंगे, देखें जी इसने मेरे साथ जुल्म किया, पढ़ने का वादा करके नहीं आया। ये प्रॉमिस है, ये सादा वादा है आम लोगों का आपस में, एक इस तरह का वादा जिसमें वो एक दूसरे से को बातचीत करते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट में। अगर इस वादे में कंसिडरेशन ऐड कर दी जाए तो ये कानून की ज़बान में एग्रीमेंट कहलाता है। एग्रीमेंट वो वाला वादा होता है जो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। प्रॉमिस एक सादा वादा होता है। प्रॉमिस होता है सोशल दुनिया में किया हुआ वादा कि एक बंदे ने दूसरे को कोई भी ऑफर दी, दूसरे ने मान ली, उसने कहा तुम पढ़ोगे, उसने कहा हाँ जी मैं आपके साथ बैठ के पढ़ूंगा, ये ऑफर एक्सेप्टेंस हो गई, ये प्रॉमिस है। जब प्रॉमिस में कोई कमर्शियल चीज़ ऐड हो जाए तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट। कमर्शियल चीज़ को हम कानून की ज़बान में कंसिडरेशन बोलते हैं। कंसिडरेशन का मतलब है एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे के साथ अगर एंटर होने के बारे में सोच रहा है तो क्या वजह है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक कॉलेज से कहते हैं कि जी आप हमें पढ़ाएंगे, तो वो आपसे कहता है आप हमें पैसे देंगे, आप कॉलेज को पैसे देते हैं, कॉलेज आपको पढ़ाता है, ये कमर्शियल वादा है। इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। कंसिडरेशन के ऊपर हम चैप्टर 3 में आज इंशाल्लाह डिस्कशन कर रहे होंगे कि कंसिडरेशन जो है वो एक कमर्शियल चीज़ को कहते हैं, एक ऐसी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू होती है और जो एक बंदे को दूसरे बंदे से मिल रही होती है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने पे। तो कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिस जिसमें एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है वो एग्रीमेंट कहलाएगा। प्रॉमिस दो होते हैं। ए ने कहा कि अगर तुम्हें मैं 1 kg ऑरेंजेस दूं तो क्या तुम मुझे 100 रुपये दोगे? बी ने कहा। ये दो वादे हैं। ए का वादा ये है कि उसे 1 kg ऑरेंजेस देगा अगर 100 रुपये मिले, और बी का वादा क्या है? वो 100 रुपये देगा अगर उसे 1 kg ऑरेंजेस मिले। इसने कहा कि मैं 1 kg ऑरेंजेस दूंगा अगर मुझे 100 रुपये मिले, और उसने कहा मैं 100 रुपये दूंगा। इसका मतलब ये एक वादा नहीं है, अब ये दोनों तरफ प्रोमिसर हैं। अब दोनों में से कोई एक परफॉर्म करेगा अपना प्रॉमिस ही हम आगे चैप्टर 6-7 में रूल्स देखेंगे कि इनमें से पहले कौन परफॉर्म करता है, बाद में कौन सा। तो नॉर्मली एक अरेंजमेंट में 2 प्रोमिस होते हैं। इसको हम नॉर्मली रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं कि प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है वो एक एग्रीमेंट कहलाएगा। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट उससे एक लेवल आ गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। ए ने बी से कहा था कि मैं तुमसे कुर्सियाँ ख़रीदूँगा और मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो मुझे कुर्सियाँ देना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये वादा इन्होंने एक बंद कमरे में बैठ के किया, ना इनके पास कोई गवाह था, ना इन्होंने कागज़ पे लिखा, ना गवर्नमेंट का कोई स्टाम्प पेपर बीच में आया, ना गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल को इन्वॉल्व किया। ये एक एग्रीमेंट था जिसमें ए ने बी से कहा मैं आपसे कुर्सियाँ खरीदूंगा, बी ने कहा कि मैं आपको पैसे दूंगा या आपसे पैसे लूँगा वगैरह वगैरह। अब अगर कुर्सियाँ बेचने वाला कुर्सियाँ ना दे, आप उसको अदालत में नहीं ले जा सकते। अब अदालत जाके कहेंगे इसने मुझे कुर्सियाँ नहीं दी, अदालत कहेगा आपके पास क्या सबूत है कि आपका इससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उसके पास अगर गवाह मौजूद ना हो, उसके पास चीज़ लिखी हुई मौजूद ना हो, उसके पास स्टाम्प पेपर मौजूद ना हो, तो फिर क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकेगा, अदालत उसको लीगली एनफोर्स नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर दो बंदों ने आपस में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया, 2 गवाह बैठाए, गवाह ने वो सब नोट किया, और अब कल को एक बंदा नहीं वो करता था, आप अदालत जाके कह सकते हैं भाई ये मेरा एक लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था, 2 गवाह मौजूद थे, गवाह से अदालत सुनेगी, अदालत कहेगी जिसको एनफोर्स किया जाए। तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम कहते हैं लीगल बाइंडिंग। वो वाला कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है वो एग्रीमेंट कहलाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा फार्मूलों की नज़र में वो करूं और थोड़ा सा इसको लिख के बताना चाहूं, प्रपोजल था, ऑफर का दूसरा नाम ऐसे ही है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। ऑफर दी, एक्सेप्ट हुआ, ये मिलके क्या बन गया? प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड हो गई, कंसिडरेशन वजह ऐड हो गई, कोई कमर्शियल रीज़न ऐड हो गई, कोई ऐसी चीज़ जो कि फ़ायदा नुकसान था वो अगर ऐड हो गया तो हम उसे कहेंगे कंसिडरेशन। तो जब एक प्रॉमिस में कोई कमर्शियल वजह ऐड हो जाएगी, कोई कुर्सियाँ, कोई क्लासें, कोई पैसे, कोई ऑरेंजेस, कोई ऐसी वजह जो कमर्शियल है, सिर्फ ये नहीं कि हम मिलके पढ़ेंगे, पढ़ना कमर्शियल बात नहीं है। तो जब उसमें कोई कमर्शियल चीज़ ऐड हो जाएगी बन जाएगा एग्रीमेंट। और जब उस एग्रीमेंट में लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाएगी, एनफोर्सेबिलिटी ऐड हो जाएगी। आसान अल्फाज में अगर आप कहें कि जी इसका तर्जुमा क्या है, तो मैं इसको कहूँ जिसको अदालत ले जा सकें, हम अदालत में ले जा सकें।
लीगल ऑब्लिगेशन या एनफोर्सेबिलिटी एक ऐसा मामला है कि एक ऐसी चीज़ जिसको आप अदालत ले जाके साबित कर सकें कि हाँ भाई ये मेरा कानूनी हक है, मुझे मेरा हक दिलवाया जाए, इसने मुझे पैसे ले लिए, ऑरेंजेस नहीं दिए, इसने ऑरेंजेस ले लिए, पैसे नहीं दिए। तो ये जो जितने भी इस तरह के मामले हैं इसको हम कहेंगे लीगल ऑब्लिगेशन या एनफोर्सेबिलिटी। तो एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें किसी तरीके से आप लीगल एनफोर्सेबिलिटी ऐड कर दें, ये आपका बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, लीगल एनफोर्सेबिलिटी। आज पहली और आखिरी दफ़ा मैं आपको बिजनेस लॉ में बता रहा हूँ इस सेशन में कि लीगल एनफोर्सेबिलिटी ऐड करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि गवाह कर लेना, जैसे कि राइटिंग में ले आना, जैसे कि गवर्नमेंट के कुछ खास स्टैम्प पेपर होते हैं जी, 100 रुपये का स्टैम्प पेपर है, 1200 का स्टैम्प पेपर है, इतने का स्टैम्प पेपर है, उसके ऊपर एग्रीमेंट कर लेना, या गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी के सामने जाके उनके कागज़ पे उनके फॉर्मेट में उनकी मौजूदगी में एग्रीमेंट कर लेना। इन सारी चीज़ों से लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाती है। बट हमारे सिलेबस में ये नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान में किसी कॉन्ट्रैक्ट की लीगल बाइंडिंग ऐड कैसे होती है। तो पेपर में अगर सवाल आए कि ए ने बी को ऑफर दी और बी ने ऐसा किया, तो आपने ये नहीं कहना जी इनके दरमियान लीगल बाइंडिंग नज़र नहीं आ रही। हमें हमेशा एज्यूम करना पड़ेगा कि गिवन सिचुएशन में लीगल बाइंडिंग एग्जिस्ट करती है। ये एक कॉमन अजम्पशन ली जाएगी, याद रहेगा। तो आपने लीगल बाइंडिंग कैसे क्रिएट होती है सिलेबस में नहीं है, मैंने फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको बताया। तो पेपर में आपने यही एज्यूम करना है कि लीगल बाइंडिंग है, ए और बी के दरमियान अगर कुछ चल रहा है तो उनके दरमियान लीगल बाइंडिंग है। पार्टीज मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय ईदर ऑफ देम द पार्टीज कैन गो टू कोर्ट फॉर इट्स एनफोर्सेबिलिटी। जिसको मैंने अपनी गंदी सी उर्दू में लिखा, उसको नीचे इंग्लिश में इन्होंने बताया हुआ है कि लीगल बाइंडिंग का मतलब है कि पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर बाउंड कि उसे परफॉर्म करें और वो उसको ज़रूरत पड़ने पर अदालत ले जा सकें, तो ये लीगल ऑब्लिगेशन है। यहाँ से अगली बात शुरू होती है, ये जितने भी प्रोमिसेस हैं ये एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब होता है जो अल्फाज से जाहिर हो, यानी कि हम नॉर्मली कहते हैं कि राइटिंग में हो या ओरल हो, और इम्प्लाइड होता है एज्यूम्ड। एक्सप्रेस का मतलब है ऑफर देने वाले ने बोल के ऑफर दी है, एक्सेप्ट करने वाले ने बोल के एक्सेप्ट किया। ये ऑफर देने वाले लिख के ऑफर दी है, एक्सेप्ट करने वाले ने लिख के एक्सेप्ट किया है। यानी अगर बोल के या लिख के वाज़ेह तरीके से हो तो ये एक्सप्रेस कहलाता है। और इम्प्लाइड क्या कहलाता है? विच इज़ टू बी एज्यूम्ड, यानी कि आपके एक्शन से नज़र आ रहा है। आप एक कॉलेज आए, कॉलेज के बाहर लिखा हुआ था एडमिशन्स ओपन इन फास्ट ट्रैक और फॉर एग्जांपल 15,000 फीस है। एक बच्चा आया, उस वक्त कॉलेज में एडमिशन्स ही फास्ट ट्रैक के हो रहे हैं। बच्चा आया, उसने 15,000 कॉलेज वालों को दिया, कॉलेज ने एक रसीद उसको काट के दी और उस पर लिख दिया फास्ट ट्रैक। बच्चा रसीद लेके घर चला गया, ना बच्चे ने कोई लफ्ज़ बोला ना कॉलेज ने कोई लफ्ज़ बोला। बट इनके दरमियान एक प्रॉमिस हुआ है कि बच्चा 15,000 रुपये दे के फास्ट ट्रैक पढ़ना चाहता है। इनके एक्शन से नज़र आ रहा है, बच्चा कॉलेज में आया, वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। उस वक्त जब कॉलेज ने कहा फास्ट ट्रैक में एडमिशन चल रहे हैं, वो उसने पैसे दिए, रसीद पे फास्ट ट्रैक लिखा था, बच्चा बगैर एतराज़ किए चला गया। इसका मतलब क्या एज्यूम्ड है कि बच्चा फास्ट ट्रैक पढ़ना चाह रहा था और वो खुश है इस 15,000 के अरेंजमेंट में। तो कई दफ़ा क्या होता है, आपकी ऑफर एक्सेप्टेंस बोल के लिख के नहीं होती। एक टिपिकल एग्जांपल है कि आप एक स्टॉप पे खड़े हैं और बस आपके पास आके रुकी, आप बस में चढ़ गए। बस एक रूट की बस है जो एक खास जगह से खास जगह जा रही है, उसका एक डेफिनेट किराया। फॉर एग्जांपल मेट्रो का स्टॉप है और आप मेट्रो के स्टॉप पे वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के उधर पहुँचे हुए हैं, बस आपके सामने आके रुकी, आप बस के अंदर चले गए और बस चल पड़ी। थोड़ा सा आगे जाके किसी ने आपसे पूछा कि भाई वो आपने टिकट ख़रीदा है? आप कहेंगे वो किस बात का? मैं कहा जी आप इसमें सफ़र कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इन्होंने तो मुझे ये ऐसी ऑफ़र नहीं दी थी कि हमारे पास सफ़र करोगे तो हम पैसे भी लेंगे। तो कहेगा भाई वो जो आपके पास स्टॉप पे आके एक ऐसी बस रुकी है जो रूट की बस है, उसका मतलब है कि वो आपको ऑफ़र दे रही है आ जाओ अगर सफ़र करना है पैसों पे। और आप जो मुस्कुराते हुए अंदर चलते चले आए, आपकी ये हरकत एक्सेप्टेंस थी। तो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस दोनों एक्सप्रेस भी हो सकती हैं बोल के लिख के, और इम्प्लाइड भी हो सकती हैं, यानी कि बोल के लिख के को हम एक्सप्रेस कहते हैं, यानी कि ओरल या रिटन हो, और अगर अदरवाइज हो अदर देन वो तो फिर उसको इम्प्लाइड कहते हैं, जिसको हम एक्शन से कंसिडर करते हैं कि हाँ भाई एक्शन से ये चीज़ नज़र आ रही है। डन हो गया। अब थोड़ा सा ऑफ़र के ऊपर बात करते हैं कि ऑफ़र क्या है, किस तरह से। मैं कोशिश करूँ कि जो बिल्कुल बेस कॉन्सेप्ट है उस पर थोड़ा सा टाइम लगाऊँ, लेकिन हम आगे थोड़ा सा तेज़ रफ्तारी भी करें क्योंकि रिवीजन क्लास भी है और कंप्लीटनेस भी ज़रूरी है और टाइम को फॉलो करना भी ज़रूरी है।
कुछ लोग बीच में उलझते हैं कि जी इतनी डिटेल में क्यों जा रहे हैं, लेकिन मेरी अजम्पशन इस वक्त ये है कि सामने बैठे हुए ज़्यादातर यूज़र्स ज़ीरो पे हैं। बजाय इसके मैं सोचूं कुछ को बहुत अच्छा आता है, कुछ को दरमियाना आता है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि लोगों को नहीं आता, जिनको आता है वो मेरे लिखने से पहले दोहरा लें कि सर ये लिखने वाले हैं, और जिनको नहीं आता उनको मौका मिल जाएगा। चूँकि ये इतने ज़्यादा टाइम की क्लासेस नहीं हैं, टोटल मिला के अगर आप देखें एक दिन में अगर 3 सेशन है 1-1 घंटे के, तो टोटल 15 घंटे। ओरिएंटेशन अगर निकाल दें, आखिरी दिन की डिस्कशन निकाल दें, तो अगर 13 घंटे 14 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, तो उसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर इतनी गहराई में क्यों जा रहे हैं। एक चीज़ ज़रूरी होगी हम डेप्थ में जाएंगे, ज़रूरी नहीं होगी हम तेज़ी से गुजर जाएंगे। तो बस कोशिश ये है कि हर कमज़ोर बच्चा भी साथ चल सके, जो आज से ही पढ़ना शुरू हुआ है, जो सोच रहा है कि जी अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आखिरी महीना आ गया मैंने पढ़ना है, तो वो स्टूडेंट भी 6-7 दिन हमारे साथ चल के बड़े बेहतर रिजल्ट तक इंशाल्लाह पहुंच सकते हैं। तकरीबन मुझे हर मंथ अलग अलग बच्चों की मेल्स आ रही होती हैं जो बता रहे होते हैं जी हमने इस टाइम पे आपकी वो रिवीजन क्लास अटेंड की थी, इस तरह से किया था, हमने उसे पढ़ा, हमने कोई क्लास नहीं ली थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने शायद पढ़ाया अच्छा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि रिवीजन क्लासेस का मिजाज ऐसा है कि जिस भी टीचर की जो भी क्लास आप अटेंड करते हैं, इस टाइम पर आप बड़े ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के मूड में बैठे होते हैं, तो आप बड़ा अच्छा उसके ऊपर रिजल्ट आते हैं। तो कोशिश करेंगे इन क्लासेस का फ़ायदा उठाएँ। ऑफ़र किसे कहते हैं? ऑफ़र की डेफिनेशन थोड़ी सी ट्रिकी है। इस चैप्टर में जो सबसे अजीब सी डेफिनेशन है वो ऑफ़र की है। ए ने बी से कहा था कि जी अगर मैं आपको 1 kg में ऑरेंजेस दूं तो क्या आप मुझे 100 रुपये देंगे। ए ने बी से कुछ कहा, इस इरादे से कहा कि ए कुछ करना चाहता है, और इस नीयत से कहा कि वो बी से उसका जवाब एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इस इरादे से किए गए इस जुमले को ऑफ़र कहेंगे। जब एक बंदा दूसरे को इस इरादे से पेशकश करता है कि वो कुछ ऐसा करना या ना करना चाहता है कि दूसरा इस इरादे को मान जाए, तो इसको ऑफ़र कहेंगे। यानी ऑफ़र की डेफिनेशन, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, एक बंदा जब दूसरे को ओके करता है, कंफर्म करता है हिज विलिंगनेस कि हाँ भाई मैं चाहता हूँ, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कि मैं ये काम करूँ या ये काम ना करूँ। अगेन कई दफ़ा कुछ काम करने के पैसे होते हैं, कई दफ़ा काम ना करने के पैसे होते हैं। एक टिपिकल एग्जांपल है कि एक सिक्योरिटी गार्ड को आप हायर करते हैं, वो कहता है मुझे किस चीज़ के पैसे मिलेंगे, आप कहते हैं सोना नहीं है तुमने रात भर, तो उसे ना सोने के पैसे मिलते हैं। तो कितना मज़ा है कि सोने के पैसे मिले, ठीक। तो सम टाइम आप अमाउंट लेते हैं टू डू समथिंग, और समटाइम्स आप अमाउंट लेते हैं नॉट टू डू समथिंग। तो अगर एक बंदा दूसरे से कहता है मैं ये करना चाहता हूँ या इस चीज़ से बाज रहना चाहता हूँ, विद अ व्यू, इस इरादे से, टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, कि दूसरे की रजामंदी हासिल कर ली जाए उस एक्ट या एब्सटेनेंस पे, वो जो मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ही सेड टू मेक प्रपोजल, कहा जाएगा कि उसने ये प्रपोजल दिया है। जब एक बंदा इस इरादे से दूसरे से कहेगा मैं ये करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, तो उसकी ये पेशकश जिसमें वो दूसरे की रजामंदी लेना चाह रहा है उसको कहते हैं प्रपोजल। क्लियर है? एक स्टेप आगे चलते हैं। ऑफ़र के एसेंशियल, एक ऑफ़र को कब हम वैलिड सही ऑफ़र मानेंगे? सबसे पहले ऑफ़र हिमसेल्फ को ना की जाए, कोई भी बंदा अपने आप को ऑफ़र नहीं करेगा। ऑफ़र के लिए हमेशा 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक ऑफरर एक ऑफरी। जो ऑफ़र कर रहा है वो ऑफरर कहलाएगा, पीछे डिस्कशन आई थी मैंने उसके ऊपर वो नहीं किया। जो प्रपोजल दे रहा है वो ऑफरर कहलाता है और कभी कभी प्रोमिसर कहलाता है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो प्रोमिजी कहलाता है या ऑफरी कहलाता है। तो यहाँ पे हम बात करने लगे हैं कि जो प्रपोजर है या ऑफरर है वो अपने आप को ऑफर नहीं दे सकता, देयर मस्ट बी सम ऑफरी, 2 बंदे कम से कम होने चाहिए। तो पहला एसेंशियल ऑफर का कि देयर मस्ट बी सम अदर जिसको आप ऑफर दे रहे हो। दूसरा, ऑफर सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए। ए ने बी से कहा कि अगर आप मुझे 100 रुपये दें तो मैं आपको ऑरेंज कलर की कोई चीज़ दूंगा। उसने 100 रुपये दे दिए, इसने ऑरेंज कलर की पिंग पोंग की बॉल उसे दे दी। सही है, उसने कहा था मैं ऑरेंज कलर की कोई चीज़ दूंगा आपको, ये ऑरेंज कलर का एक बॉल पॉइंट दे दिया। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि अगर आप मुझे 100 रुपये देंगे तो मैं 1 kg ऑरेंज रंग की कोई चीज़ दूंगा। अब तो 1 kg भी बता दिया, अब क्लियर है? नहीं, वो 1 kg ऑरेंज कलर की कोई और फल, कोई सब्जी, कोई और इस तरह की चीज़ दे दे। तो सर्टन और डेफिनेट तब होगी जब वो क्लियरली बताए कि मैं आपसे कितने रुपए में, मैं आपको 1 kg ऑरेंजेस दूंगा, 1 kg होंगे ऑरेंजेस दोगे अगर आप मुझे एक ऐसा करेंसी नोट दो जो लाल रंग जैसा है। वो जेब से रिंगिट निकाल के दे देगा, 5 रिंगिट, वो कहेगा हाँ जी लाल रंग का ये आप ले लो। या हो सकता है वो 20 रुपए का नोट को कहे कि ज़रा देखो इस तरह से शेड में रख के देखो, लाल है ना, ले जाओ। तो 100 रुपए का नोट
1 kg ऑरेंजेस, जब सारी चीज़ें सर्टन और डेफिनेट होंगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट सही बनेगा। तो ऑफर क्लियर होनी चाहिए, सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए। इवन 1-2 टाइम पीछे आई कि अपने एक सवाल आया, उन्होंने कहा जी वो एक कंपनी ने, एक बंदे ने दूसरे से कहा कि आ जाओ हमसे ये चीज़ ले जाओ, हम तुम्हें या 10% डिस्काउंट दे देंगे या 15% डिस्काउंट दे देंगे। वो बंदा मान गया, जब लेने आया चीज़ तो पता लगा 15% नहीं 10% मिला। उसने शोर मचा दिया, उसने कहा जी ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है। तो पॉइंट क्या था, ऑफर सर्टन और डेफिनेट नहीं थी, क्लियरली नहीं था कि पूरे 10% या पूरे 15%। ये कह देते हैं कि 3 दिन तक आ गए तो 15%, ना आए तो 10%, तो ये डेफिनेट हो जाती। तो ऑफर सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए, क्लियर कट, मोहकम, वाजे, वाशगाफ अल्फाज, साफ नज़र आ रहा हो कि ऑफ़र क्या है। देन ऑफ़र कंडीशनल हो सकती है, आप ऑफ़र में कोई स्पेशल टर्म्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने टर्म्स ऐड किए तो आप स्पेशली कम्युनिकेट करेंगे। आप कह सकते हैं ये मेरी ऑफ़र वैलिड तब है अगर तुम 3 दिनों में जवाब दो, तो बताना होगा कि 3 दिनों में जवाब दोगे तो ये ऑफ़र मैं एक्सेप्ट करूंगा, वरना नहीं। ऑफ़र में कोई भी शर्त ऐड हो सकती है। आप कहेंगे मैं तुमसे 1 kg ऑरेंजेस मैं तुम्हें सप्लाई करूंगा अगर तुम मुझे 2 50-50 के नोट दोगे। अब अगर वो आपको 100 का नोट दे तो वो उसकी एक्सेप्टेंस सही नहीं है। तो सम टाइम आप ऑफ़र में कोई ख़ास शर्त रख देते हैं और वो शर्त आपको साथ में कम्युनिकेट करनी होती है। ऑफ़र कम्युनिकेट होनी चाहिए। ऑफरी को कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब उसके नॉलेज में आ जाए। बोली हुई ऑफ़र सुनाई दे तो कम्युनिकेट होती है, लिखी हुई ऑफ़र दिखाई दे। अगर आप एक अंधे को लिख के ऑफ़र करेंगे तो वो कम्युनिकेट नहीं हुई। आप एक बहरे को बोल के ऑफ़र करेंगे, कम्युनिकेट नहीं हुई। दूर खड़े शख्स को आवाज़ दें, उसे सुनाई नहीं दी तो आप ये नहीं कहेंगे मैंने ऑफ़र दे दी है। ऑफ़र सुनाई दे, दिखाई दे, और अगर इम्प्लाइड है तो उसको समझ आए कि इन एक्शंस का क्या मतलब है। यानी ऑफ़र प्रॉपर तरीके से समझ आनी चाहिए अगले बंदे को। अगर ऑफ़र समझ नहीं आई तो वो कम्युनिकेट नहीं हुई। अगर पोस्ट से खत वो ऑफ़र हुई है, हम जो पढ़ रहे हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 150 साल पुराना कानून। तो उस वक्त ख़त और ख़तों पे भी बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स वगैरह दी जाती थी। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने एक ऑफ़र दी ख़त से तो वो ऑफ़र तब कम्युनिकेट होगी जब ख़त पहुंचेगा ऑफरी के पास। ख़त भेजते साथ ही आप ये नहीं कहेंगे मेरी ऑफ़र कम्युनिकेट हो गई। जब ख़त उसको पहुंच जाएगा तो हम कहेंगे ऑफ़र कम्युनिकेट हो गई। ऑफ़र स्पोकन, रिटन या कंडक्ट ऑफ पर्सन से हो सकती है, बात हमें पहले से पता है कि इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है। देन किताब आपको बताना चाह रही है कि सम टाइम आपके पास एक इन्विटेशन टू ऑफ़र आएगी, आपने उसको ऑफ़र नहीं समझना। इस चैप्टर में वन ऑफ द पॉइंट जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं दैट इज़ ऑफ़र और इन्विटेशन टू ऑफ़र। ऑफ़र कहते हैं वाज़े वाशगाफ, एक बंदे ने दूसरे से कहा मैं ये चीज़ इतने में तुम्हें देना चाहता हूँ, हाँ या ना। इन्विटेशन क्या है, जब एक बंदा आपसे कहता है आओ बैठ के बात करते हैं, आओ मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, वो 100 की भी हो सकती हैं, 150 200 की भी हो सकती हैं, आओ बैठेंगे देखेंगे फिर क्या बात बनती है। तो ये ऑफ़र नहीं है, ये इन्विटेशन है। कॉलेज ने लिख के लगाया था जी फास्ट ट्रैक में एडमिशन जारी हैं, 15,000 फीस है, ये एक एक्सप्रेस ऑफ़र थी। और अगर लिख के लगाया हुआ फास्ट ट्रैक में एडमिशन्स जारी हैं, आएँ और बात करें, ये इन्विटेशन टू ऑफ़र है, ये एक्सप्रेस नहीं है। आप इसमें मौका दे रहे हैं आओ बैठो बात करते हैं, फिर तुम ऑफ़र दो हम ऑफ़र देंगे, फिर बैठ के कोई ना कोई बात होगी। तो अगर एक रेस्टोरेंट कहता है आ जाएं बहुत लजीज खाने मिलते हैं यहाँ, तो ये इन्विटेशन टू ऑफ़र है। लेकिन जब आप बैठ गए और वो आपको एक मेन्यू दिखाते हैं जिस पे लिखा होता है कि नॉट नेगोशिएबल और ये सारी चीज़ें, तो वो एक ऑफ़र दे रहे हैं कि हाँ भाई ये हमारा माल है, इतने रुपए का है, जिसको चूज़ करोगे तुम्हारी तरफ से एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो आप कह देते हैं 1 किलो कढ़ाई फलाना फलाना फलाना, आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो जाती है। आप एक दुकान पे जाते हैं जहाँ पे चीज़ें टंगी हुई हैं, ड्रेस टंगे हुए हैं और उनके ऊपर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 10,000 और नॉट नेगोशिएबल, तो ये उनकी तरफ से ऑफ़र है। और अगर वहाँ पे ड्रेस टंगे हुए और लिखा हुआ है कि यहाँ 6,000 से 10,000 के दरमियान के जोड़े मिलते हैं, तो ये इनविटेशन है कि आप आएंगे, आप कहेंगे ये वाला कितने का है, वो वाला कितने का, ऑफ़र होगी, एक्सेप्टेंस होगी, बार्गेनिंग होगी। तो जहाँ फिक्स प्राइस हो, डेफिनेट हो, क्लियर कट हो और एक बंदे ने बता दिया हो कि वो क्या चाहता है, वो ऑफ़र है। और जहाँ आपको लगे कि एक प्रोस्पेक्टस इशू है कि आ जाएँ जिसने शेयर्स खरीदने आ जाएँ, तो जब आपको एक्शन से ही लगे कि वो आपको बुलाना चाह रहा है कि आओ बैठ के बात करें, तो वो कहलाएगा इन्विटेशन टू ऑफ़र। तो इंटेंशन ऑफ पर्सन टू इनवाइट अदर विद अ व्यू टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एक बंदे का ये इरादा है कि वो आपको बुला रहा है कि आओ बैठें बात करें। जैसे वही बात है कि आप एक जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे सब्जी वाले बैठे हुए हैं, उनकी सब्जियाँ ज़मीन पे रखी हुई हैं, तो वो सब्जियाँ रख के बैठे हुए हैं, इसलिए रख के बैठे हुए हैं कि उन्होंने बेचनी है। वो अपनी तरफ से एक इन्विटेशन दे के बैठे हुए हैं, आओ चीज़ें उठाओ और बातचीत शुरू करो। और हो सकता है एक जगह सब्जियाँ वाले बैठे हुए हैं और उन्होंने रेट लिख के लगाया हो कि गवर्नमेंट के ये रेट हम इसी पे बेचेंगे, अभी ऑफ़र हो जाएगी।
तो ऑफ़र और इनविटेशन में जो फ़र्क है वो सर्टेनिटी का है और इरादे का है। ऑफ़र में इरादा ये है कि ये चीज़ ऐसे है, लेनी है तो लो बताओ, और इनविटेशन है आओ बैठो बातचीत शुरू करते हैं, कुछ बात करो, कुछ ना कुछ एक नतीजा निकले। तो इनविटेशन पहला स्टेप है और ऑफ़र अगला स्टेप है। तो इनविटेशन को आपने ऑफ़र नहीं वो करना, ऐसी इंटेंशंस को आप ऑफ़र कंसिडर नहीं करेंगे। इस इनविटेशन का पर्पस सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करना होता है, एक इन्फॉर्मेशन फैलाना होता है कि वी आर रेडी टू डू ट्रांजेक्शन, मैं तैयार हूँ, आओ बैठो, हम लोगों ने एडमिशन ओपन किए हुए, आओ बताओ कौन सी क्लास में किस टीचर के पास कितने रुपए में एडमिशन चाहिए। बात समझ आ रही है? ऑफ़र की मोटी मोटी बातें हमें समझ आ गई कि क्या होगा, किस तरह से होगा। ऑफ़र ख़त्म हो सकती है, आपने एक ऑफ़र दे दी तो क्या ख़त्म हो सकती है? किताब कहती है हाँ जी, ऑफ़र कई तरीके से ख़त्म हो सकती है। यहाँ मैं ब्रेक लगाना चाहूँगा। जब भी आपको बुलेट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नज़र आए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है इस चीज़ की ये 4 रूल्स हैं, इस चीज़ के ये 5 रूल्स हैं, इस चीज़ में ये 6 बातें हैं, इसमें ये 7 बातें हैं। जब भी ऐसी कोई लिस्ट नज़र आए जिसमें इस तरह की बातें हैं, तो आपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, उसको क्रैमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम समझना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप में सिर्फ लॉजिकल सवाल नहीं आते, इधर से कभी कभी रटे वाले सवाल भी आते हैं। तो किसी भी चैप्टर में आपको 4-5 बुलेट, 6-7 बुलेट्स नज़र आ जाए ना किसी टॉपिक में, तो उसको समझना तो अच्छी तरह है ही है, लेकिन उनको एहतियातन याद भी कर लेना है। कई दफ़ा एक मूड में बैठा हो तो कह दे लैप्स ऑफ ऑफर की शर्तें बताएं, उन्होंने पूछा 2-3 दफ़ा पेपर में। ऑफर कैसे कैसे लैप्स हो सकती है, कैसे कैसे ख़त्म हो सकती है, बड़ी कॉमन सेंस वाली बातें हैं। ऑफरी की एक्सेप्टेंस देने से पहले पहले आप उसको रिवोक कर सकते हैं, और अगर आप बाय द ऑफरी ख़त्म भी कर दें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपको किताब की सॉफ्ट कॉपी में ख़त्म मिलेगा। रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस, ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले पहले आप उसको वापस ले लें तो ऑफर ख़त्म हो जाएगी। लैप्स ऑफ टाइम, आपने एक टाइम डिफाइन किया हुआ था अपनी ऑफर में, आपने कहा जी ये ऑफर 3 दिन तक वैलिड है, 3 दिन ख़त्म तो ऑफर भी ख़त्म। आपने अगर कोई टाइम नहीं बताया हुआ तो जब रीज़नेबल टाइम ख़त्म हो जाए, फॉर एग्जांपल कॉलेज ने लिख के लगाया है कि जी बिज़नेस लॉ में एडमिशन्स ओपन है, बच्चे ने देखा और मुस्कुरा दिया, 15 साल बाद आया, उन्होंने कहा जी वो मुझे एडमिशन लेना है, आपने कहा था कि 12,000 रुपये में, 15,000 रुपये में, 20,000 रुपये में, 25,000 रुपये में एडमिशन ओपन है, ये पकड़ें पैसे, मैं ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और अगर आपने बात ना मानी तो मैं लीगल कार्रवाई करूँगा क्योंकि आपने ऑफ़र दी हुई थी। तो कॉलेज वाले कहेंगे भाई वो ऑफ़र ऑब्वियसली ख़ास टाइम के लिए थी, वो सेशन ही ख़त्म हो गया, वो सारा मामला ही ख़त्म हो गया, तो टाइम बताया जाए तो वो टाइम, और टाइम ना बताया जाए तो रीज़नेबल टाइम। ये रीज़नेबल टाइम क्या होता है? सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। हो सकता है आप एक मार्केट में फिर रहे हो, एक बंदे से पूछ के गए हो कि हाँ भाई ये मोबाइल कितने का देना है, उसने कहा आपको मैं 25,000 का दूंगा, आप निकलने लग गया, उसने कहा एक मिनट रुक जाओ, 22 का लेना है तो अभी ले लो, आपने नहीं लिया, गए मार्केट में सारे मोबाइल बड़े महंगे थे, वापस उसके पास आए, कहा ये लो 22,000, उसने कहा कौन से 22,000, ख़त्म हो गई ऑफ़र। आप कहें सर ने बताया था कि रीज़नेबल टाइम होना चाहिए, उसने कहा यहाँ रीज़नेबल टाइम होता है दुकान से बाहर निकलने तक, आप निकल गए, आपने हमें बेइज्जत किया, हम 25,000 से कम नहीं देंगे अभी। ये समझ रहे रीज़नेबल टाइम क्या है? रीज़नेबल डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। तो अगर ऑफर में टाइम हो तो टाइम ख़त्म होने पे एक्सपायर हो जाएगी, और अगर टाइम ना हो तो रीज़नेबल टाइम में वो एक्सपायर हो जाती है। देन अगर डेथ हो जाए या इनसैनिटी हो जाए, ऑफरर ने ऑफ़र दी और मर गया, अगर ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं हुई और ऑफरर मर गया तो ऑफ़र भी साथ मर जाएगी। ऑफरर पागल हो गया तो ऑफ़र भी साथ पागल हो जाएगी, यानी कि आप ऑफ़र को फिर एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे। अगर बिफोर एक्सेप्टेंस डेथ या इंसैनिटी का पता लग गया तो, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने ऑफ़र दी, आपने वो ऑफ़र कबूल कर ली, और कबूल करके जब आपने कम्युनिकेट कर दी एक्सेप्टेंस, तो उसके 2 दिन बाद बंदे की डेथ हो गई, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अब ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप कहेंगे जी मैयत से अब क्या हम परफॉर्मेंस लेंगे, तो कानून ये कहता है कि फिर उसकी लीगल वर्सा, उसके हिस्से का वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके देंगे। हम आगे परफॉर्मेंस के चैप्टर्स में देखेंगे कि मरे हुए बंदे के लीगल वर्सा कब कहाँ किस हद तक लायबल होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ऑफ़र दे के आप एक बंदे की डेथ हो जाए एक्सेप्टेंस से पहले पहले, तो वो ऑफ़र मर जाएगी, लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद की डेथ से ऑफ़र नहीं ख़त्म होगी। वो कंडीशंस जो कि प्रेसिडेंट टू द ऑफ़र थी, प्रेसिडेंट का मतलब है उसमें मौजूद थी, जो ऑफ़र में कंडीशन पहले से मौजूद थी, अगर वो फुलफिल ना हुई तो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी।
आपने कहा था ये ऑफ़र है, ये इसमें ये शर्त है, ये शर्त पूरी कर दो, आपने वो शर्त पूरी नहीं की तो ऑफ़र ख़त्म हो गई। आपने कहा ऑफ़र 3 दिन के लिए है, 3 दिन पूरे हो गए, ऑफ़र ख़त्म। आपने कहा ऑफ़र इस तरह की है, वो वाली शर्त ख़त्म हो गई, ऑफ़र ख़त्म। काउंटर ऑफ़र आ गई, आपने ऑफ़र दी कि हाँ भाई ये ऑरेंजेस है तो 100 रुपये के लेने हैं, उसने कहा नहीं जी मैंने 80 रुपये के लेने हैं, तो आपकी ऑफ़र ख़त्म हो गई है। अब उसकी तरफ से नई ऑफ़र है कि वो कहता है 80 रुपये में आपने ऑरेंजेस देने हैं, अब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। काउंटर ऑफ़र का मतलब है ऑफ़र के बदले ऑफ़र आ जाए, तो काउंटर ऑफ़र हो जाए तो आपकी ऑफ़र लैप्स हो जाएगी। नॉन एक्सेप्टेंस या एक्सप्रेसली रिजेक्शन बाय ऑफरी, आपने ऑफ़र दी, उसने एक्सेप्ट नहीं की या उसने रिजेक्ट कर दी, तो ऑफ़र कैसे कैसे ख़त्म होती है? ऑफ़र देने वाला ऑफ़र खुद वापस ले ले, ऑफ़र देने वाले को सामने वाला बंदा कह दे मुझे तुम्हारी ऑफ़र नहीं चाहिए, रिजेक्ट कर दे, एक्सप्रेसली उसे मना कर दे, टाइम गुजर जाए, शर्तें पूरी ना हो, रीज़नेबल टाइम गुजर जाए, या ऑफ़र देने वाला मर जाए, या ऑफ़र देने वाला पागल हो जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ऑफ़र लैप्स हो जाती है। लेकिन अगर ऑफ़र एक्सेप्ट हो गई एक दफ़ा और कॉन्ट्रैक्ट बन गई तो फिर आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। फिर अगला टॉपिक आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे तोड़ा जा सकता है। चैप्टर 2 से लेके 5 तक हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कैसे होता है। क्या सब लोगों को बात समझ आ रही है? होपफुली। अब आते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन उतनी तकलीफ देनी है जितनी ऑफ़र की थी। जब जिस बंदे को प्रपोजल भेजा गया है उसने सिग्निफाई कर दिया, उसने ओके कर दिया, अपनी रजामंदी दे दी, प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्टेंस आसान है कि ऑफ़र का जवाब हाँ में दे देना एक्सेप्टेंस है। लेकिन एसेंशियल्स, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए, बड़ी वाज़े, वाशगाफ, मोहकम, क्लियर कट होनी चाहिए। ए ने बी से कहा कि अगर मैं तुमको 1 kg ऑरेंजेस दूं तो क्या तुम 100 रुपये दोगे? बी ने कहा हाँ हो सकता है शायद। एक्सेप्टेंस है? नहीं। वो कहे हाँ अगर उस दिन रेट थोड़ा सा कम ज़्यादा हुआ मार्केट का तो वो वाला रेट, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस ये है कि भाई 100 रुपये 1 kg ऑरेंजेस कबूल है, अगर वो मनोवन उसकी बात मान ले, आईनी ही वैसे मान ले, ज़्यादा मुश्किल हो गया, एज इट इज़ मान ले, तो फिर हम कहेंगे कि वो जो एक्सेप्टेंस है वो सही है। तो ऑफ़र देने वाले ने जो चीज़ जैसे कही थी अगर एक्सेप्टेंस वाला वैसे ही कर दे तो ठीक है। एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कंडीशन इम्पोज कर दिया, आपने कहा मुझे एक्सेप्ट तो है लेकिन 20 रुपये कम पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी तरफ से कंडीशन आ गई, अब आपकी तरफ से काउंटर ऑफर आ गई है, अब वो बंदा ऑफर देने वाला जवाब देगा। तो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए, लेकिन अगर इसमें कोई शर्त ऐड कर दें तो फिर ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी और नई वाली ऑफ़र सामने आ जाएगी। एक्सेप्टेंस रीज़नेबल मोड में होनी चाहिए। आपने एक बंदे को कहा कि जी ये मेरी ऑफ़र है, तुमने मुझे जो है वो, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आपने मुझे सवाल भेजना है, आप मुझे ईमेल कर दें। आपने जो है वो घर जाके अपने दोस्तों से पूछा सर आतिफ आब्दी का नंबर मिल सकता है, नंबर मिला और आपने व्हाट्सएप कर दिया, और फिर 3 दिन बाद फेसबुक पे आके कहा जी टीचर्स तो जो है वो जवाब ही नहीं देते, उनके तो कब से मैंने मैसेज किया हुआ है, टाइम ही नहीं है उनके पास, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन भी नज़र आए लेकिन मैसेज देखा ही नहीं। तो इसका मतलब है आपने मोड गलत चूज़ किया। अगर आपको कहा गया कि ये चीज़ इस मोड में करें तो उस मोड में करेंगे तो अगला बंदा आपको सही से रिस्पॉन्स दे सकेगा, क्योंकि वो फिर उस तरह से समझ पाएगा। तो मोड वो होना चाहिए जो बताया जाए। अगर कुछ नहीं बताया गया तो जो यूजुअली चलता है, मैं आपसे कहता आप जब मर्जी दिल करे मेरे से सवाल पूछ लें, और ये कह के चला जाता। अब मैंने आपको ओपन छोड़ दिया, अब आप टीचर से जिस तरीके से सवाल पूछते हैं, वो फेसबुक पे टैग करके सवाल हो, वो उसके नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज हो, या वो उसके टीए से रब्ता करना हो, आप आज़ाद हैं। लेकिन अगर मोड स्पेसिफाइड है तो फिर मोड वो फॉलो होगा। तो या तो स्पेसिफाइड मोड हो जो बताया गया है, या फिर वो यूजुअल मैनर में हो जो उस तरह से होता है। अगर कोई मोड नहीं बताया गया, एक्सेप्टेंस अगर उस मैनर में स्पेसिफाई नहीं हुई, ऑफरर को इंसिस्ट करना चाहिए। आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, अगर मैंने उसे देख के रिप्लाई कर दिया तो आप समझेंगे कि ठीक है सर को बुरा नहीं लगा, फिर आप अगली दफ़ा कभी भी ईमेल नहीं करेंगे, आप हर दफ़ा व्हाट्सएप कर रहे होंगे। यानी ऑफ़र देने वाला अगर एक ख़ास मोड बताए तो एक्सेप्ट करने वाले को चाहिए कि वो उस वाले मोड को एक्सेप्ट करे। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा और ऑफरर ने एहतजाज नहीं किया तो ये एज्यूम किया जाता है कि ऑफरर ने आपकी एक्सेप्टेंस मान ली है। अगर ही फेल टू इंसिस्ट विद इन रीजनेबल टाइम, इट इज़ डीम्ड दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस। ये माना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर ली है परफॉर्मेंस।
डन। एक्सेप्टर को पता भी होना चाहिए प्रपोजल का एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर उसे पता ही नहीं है एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस तो फिर तो बात नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ऑफर देता है कि जी मेरा एक कॉमन एग्जाम्पल, वो कहता है जी मेरा बटवा गुम हो गया है, जो मेरा बटवा ढूंढ के ले आएगा मैं उसको 10,000 इनाम दूंगा। अच्छा, इसका बटवा इसके किसी दोस्त के घर रह गया होता है, उस दोस्त को 4 दिन बाद पता लगता है और उस दोस्त ने नहीं सुना कि इसने कोई अनाउंसमेंट की थी। दोस्त आके इसको बटवा देता है, ये उसको शुक्रिया कहता है, ये अपने रास्ते वो अपने रास्ते। दोस्त को रास्ते में एक और दोस्त मिलता है, वो कहता है कि कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा जी यार मैं वो उसका बटवा मेरे घर रह गया था, वो देने गया था। उसने कहा ना करो बटवा, उस पर तो इनाम है 10,000 का। उसने कहा यार मुझे बताया क्यों नहीं? वापस जाएगा, कहेगा मुझे इनाम दें। क्या ये इनाम का हक रखता है? नहीं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ वो वाली हरकत जिसको आप एक्सेप्टेंस कह रहे हैं, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्रपोजल, उसको प्रपोजल का नहीं पता था। अब एक लाइन है, इस एक लाइन पे 2-3 सिचुएशंस बनाई नहीं आई कि अपने, तो आपको समझ आना चाहिए कि हर लाइन का मतलब क्या, और कभी भी कोई सिचुएशन आए तो आप उसमें उसको इंटरप्रेट करके जवाब दे सकें। तो एक्सेप्टर को अवेयर होना चाहिए कि ऑफर क्या थी। एक्सेप्टेंस लैप्स ऑफ ऑफर से पहले पहले आ जानी चाहिए, सीधी सी बात है। ऑफर लैप्स होने से पहले पहले उसकी एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए। अगर ऑफर लैप्स हो गई तो ऑफर है ही नहीं, अब आप एक्सेप्ट कर भी लेंगे तो वो ऑफर जिंदा ही नहीं है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब हम थ्रू आउट कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बोला करेंगे, प्रॉमिस थोड़ा सा पीछे चला गया। अब हमारी अजम्पशन है कि कंसिडरेशन भी होगी, हमारी अजम्पशन है कि लीगल बाइंडिंग भी होगी। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए, या बोल के या लिख के या कंडक्ट ऑफ पर्सन, ये पुरानी बातें। एक्सेप्टेंस नेगेटिव कंफर्मेशन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब होता है कि अगला बंदा अगर खामोश रहे तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो ऐसे ही है। आपने ऑफ़र दी, मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल आपको दिखाई थी, मिस्टर सिब्बी ने मिस्टर कोयटा को एक ऑफ़र दी कि जी मैं आपको मैंगोज़ इतने में देना चाहता हूँ, और अगर आपका जवाब नहीं भी आया तो मैं एज्यूम कर लूँगा कि आप मुतमईन हैं और आपने मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली है। तो नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब ये होता है कि जवाब ना आने की सूरत में ये एज्यूम कर लिया जाए कि ये एक्सेप्टेड है। तो ये चीज़ उन्होंने मना की हुई है। वो कहते हैं ऐसा नहीं होगा। ऑफ़र का जवाब ना आने का मतलब इनकार हो सकता है, इकरार नहीं हो सकता। या बंदा बोल के लिख के या एक्शन से कहेगा हाँ भाई मैं ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर वो खामोश रहता है और कुछ नहीं करता तो कुछ ना करना इज़ नॉट एक्सेप्टेंस। तो नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव कंफर्मेशन किसे कहते हैं? इफ़ नॉट एक्सेप्टेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम देन इट विल बी प्रिज्यूम टू हैव बीन एक्सेप्टेड। अगर एक खास टाइम तक एक्सेप्ट नहीं की गई तो ये समझा जाएगा कि ये एक्सेप्ट हो गई है, आपने ये वाली अजम्पशन नहीं लेनी। क्लियर हो गई बात? देन फाइनली अगर लेटर पोस्ट किया गया तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। इस चैप्टर में एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एक्सेप्टेंस अगर ख़त के थ्रू हो तो क्या होगा। तो हमें 1872 में वापस जाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि एक बंदे ने इंग्लिस्तान से पाकिस्तान एक ख़त लिखा है। ख़त पहुंचने में भी टाइम लगता है, ख़त के जाने में भी टाइम लगता है। तो उस वक्त ऐसा नहीं होता था कि बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए ऑफ़र, उस वक्त ईमेल्स नहीं होती थी, उस वक्त व्हाट्सएप नहीं होता था। तो उस वक्त एक टिपिकल रूल ये होता था कि ख़त वालों के साथ क्या होगा। असूलन ये बातें अभी हमें नहीं पढ़नी चाहिए बहुत ज़्यादा इस लेटेस्ट सिलेबस में, लेकिन ऑन अ सेफर साइड हम देख रहे हैं क्योंकि 1872 में ऐसा होता था और आई के अपने बीच में 1-2 सवालों में ये अज्यूम किया कि ये वाला लॉ बच्चों को पता होगा। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा। डायग्राम पे लिखा हुआ आपको कुछ नहीं समझ आएगा क्योंकि मेरी राइटिंग में लिखा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा फिर भी आपको बताने की। ए ने 15 जुलाई को एक ख़त भेजा ऑफ़र का, और वो ऑफ़र पहुंच गया बी को 20 जुलाई को। ऑफ़र कम्युनिकेट हो गई क्योंकि ऑफ़र बी तक पहुंच गई। अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुई। क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब एक्सेप्टेंस होगी। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बी को उसने कहा कि जी मुझे आपसे जो है वो इतने ज़्यादा फ़लाना चीज़ के पैक्स चाहिए। उसने कहा जी मुझे आपसे फॉर एग्जांपल 1000 टन फ़लाना चीज़ चाहिए, मुझे आपसे 500 किलो फ़लाना चीज़ चाहिए, मैं आपसे ये चीज़ चाहता हूँ। बी ने उसको एक्सेप्ट किया और बी ने अपने सारे स्टाफ से कहा कि देखो वो ए ने हमसे 1000 टन फ़लाना चीज़ मांगी है, तो मैं ए को एक्सेप्टेंस का ख़त भेज रहा हूँ, ये सामान साइड पे कर दो, हम किसी को नहीं बेचेंगे, मेरा ए से वादा हो गया है।
एक शरीफ आदमी ख़त पे जब जवाब देगा तो वो एज्यूम करेगा कि मेरा वादा हो गया है, हालांकि ख़त तो अभी इसके पास है। लेकिन इसने जैसे ही ख़त रवाना करना है, इसने तैयार हो जाना है, इसने सामान साइड पर रख देना है और ये रेडी होगा कि हाँ भाई मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया। बी तक ख़त पहुंच रहा था और ये पहुंचा 27 जुलाई को। ख़त कब रवाना हुआ? 22 जुलाई को। अगर 27 जुलाई से पहले बी किसी और का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ले तो बी ए अगर किसी और का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ले तो ए ने गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि एक शरीफ आदमी 1000 टन सामान साइड पे रखा बैठा इंतज़ार कर रहा है कि मैंने ए को जवाब भेज दिया है, अब बस मैंने माल डिलीवर करना होगा, और कोई पता नहीं अगले उसमें माल डिलीवर भी करवा दे। तो जब आप ख़त पे जब भेज रहे हैं तो इंतज़ार भी तो करें, ख़त आने में भी तो टाइम लगेगा, रीज़नेबल टाइम तो लगेगा। तो ख़त के केस में कहानी रिवर्स है। अगर आप ख़त से एक्सेप्टेंस भेजेंगे ना तो जिस दिन ख़त रवाना हुआ है, दोबारा नोट करें, जिस दिन ख़त रवाना हुआ है उस दिन ए बाउंड हो जाएगा। ए की नज़र में एक्सेप्टेंस आज हो गई। आज से मुराद है 27 जुलाई को एक्सेप्टेंस हो गई है। 22 जुलाई को एक्सेप्टेंस हो गई है। क्या ये बात क्लियर है? ऑफर जब पहुंची, कम्युनिकेट हो गई, एक्सेप्टेंस का खत जब रवाना होगा उस वक्त बाउंड हो जाएगा ए। क्यों बाउंड होगा? रीज़न समझ आती है, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस रवाना करके अपनी तरफ से समझेगा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, ये सामान तैयार करके सामान भी अगली लॉट में भिजवा देगा। तो ए असूलन बाउंड हो गया है जिस दिन एक्सेप्टेंस का खत रवाना हुआ है। नॉर्मल रूल क्या होता है? खत पहुंचने पे आपको कम्युनिकेट होता है, बट एक्सेप्टेंस में उन्होंने रिवर्स रखा हुआ है, एक्सेप्टेंस रवाना होगा खत तो ए बाउंड हो जाएगा। अच्छा, एक्सेप्टेंस अभी तक पहुंची नहीं है, तक रास्ते में है, रास्ते में ये एक्सेप्टेंस डूब गई। ए को अगर ज़िंदगी में कभी भी नहीं पता लगा कि बी ने एक्सेप्टेंस की है तो बी बाउंड नहीं है। बी कब बाउंड होगा? जब लेटर पहुंचेगा। जब खत पहुंचेगा तो बी बाउंड होगा, जब खत रवाना हुआ था तो ए बाउंड होगा। पेपर में एक सिचुएशन दी हुई है ना कि इसने ऑफर दिया, इसने एक्सेप्टेंस दी, उसको उस दिन पहुंची, उसको उस दिन, तो ये बेशक नीचे रफ वर्किंग में डायग्राम बना लें। एक्सेप्टेंस उलट होती है, एक्सेप्टेंस रवाना करता है ऑफरी, बाउंड हो जाता है ऑफरर। एक्सेप्टेंस पहुंचती ऑफर को है, बाउंड कौन हो जाता है? ऑफरी। तो ये खत रवाना करेगा वो बाउंड हो जाएगा, इसको खत मिलेगा वो बाउंड हो जाएगा। यानी अगर मैं इंग्लिश दिखाना चाहूं तो कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट, अगेंस्ट को हम लिख सकते हैं एज पर। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज पर प्रोपोजर। प्रोपोजर की नज़र में, ऑफरर की नज़र में कम्युनिकेशन उस दिन कंप्लीट हुई है व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब उस खत को रवाना कर दिया गया। और कम्युनिकेशन कंप्लीट एज पर एक्सेप्टर किस दिन हो रही है भला? व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ प्रोपोजर, जिस दिन वो खत उसको पहुंच गया। तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन थोड़ी सी रिवर्स होती है, ये रूल जहन में रखना है। एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। क्या रेवोकेशन हो सकती है ऑफर की? अगर रेवोकेशन होगी ऑफर की, एक्सेप्टेंस की, तो वो किस तरह से होगी? ऑफर देने वाला ऑफर को रिवोक कर सकता है और एक्सेप्टेंस देने वाला एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। अब सवाल ये है कि मैं ऑफर भी भेज दूं और रेवोकेशन भी भेज दूं और वो एक्सेप्टेंस भेज दे, तो कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना? एक बंदे ने ऑफर भी भेज दी, कुछ दिनों बाद रेवोकेशन ऑफ ऑफर भी भेज दी, दूसरे बंदे ने एक्सेप्टेंस भेजी हुई थी। अब सवाल ये है कि क्या ऑफर की रेवोकेशन हुई है या नहीं हुई? रेवोकेशन कब हुई ये इंपॉर्टेंट है। रेवोकेशन कब तक हो जाए तो एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस से पहले पहले अगर रेवोकेशन हो जाए तो ऑफर आज़ाद है। इसी तरह से एक बंदे ने एक्सेप्टेंस रवाना की और वो एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है, तो वो कब तक रिवोक कर सकता है? एक्सेप्टेंस होने से पहले पहले। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि रेवोकेशन की टाइमलाइन क्या है? अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक हो सकता है, और द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रोपोजर। प्रोपोजर की नज़र में जिस दिन एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई है उससे पीछे पीछे वो ऑफर रिवोक कर सकता है। मेरी पीछे वाली डायग्राम में खत रवाना हुआ 22 जुलाई को, ए हो गया बाउंड। ए ने ऑफर भेजी थी 15 जुलाई को, 15 जुलाई की ऑफर पहुंची थी 20 जुलाई को, 22 जुलाई को खत रवाना हो गया एक्सेप्टेंस का, तो ए फंस गया है कौन सी तारीख को?
तो ए अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है उस दिन से पहले पहले जब उसकी नज़र में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई है 22 जुलाई। और एक्सेप्टेंस का खत किसने भेजा है? बी ने। एक्सेप्टेंस कब तक हो जानी चाहिए? जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई इसकी नज़र में। तो बी अपनी एक्सेप्टेंस को उस वक्त तक रिवोक कर सकता है जब तक बी की नज़र में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? क्या ऑफर से बन जाता है? नहीं। कैसे बनता है? एक्सेप्टेंस से। सोच के बताएं, ए की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट किस दिन बना है? ए की नज़र में 22 जुलाई ए की नज़र में बना है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ए की नज़र में बना है 22 जुलाई को। बी की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट किस दिन बना है? 27 जुलाई को। ए ने जो कागज़ भेजा था उसका नाम क्या था? ऑफर या एक्सेप्टेंस? ऑफर। तो आपसे कोई पूछे ए अपनी ऑफर कब तक ख़त्म कर सकता है, आप कहेंगे 22 जुलाई। ए की नज़र में जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है और वो दिन एक्सेप्टेंस की रवानगी का दिन है। बी ने क्या भेजा था? एक्सेप्टेंस। तो बी रिवोक कैसे करेगा एक्सेप्टेंस को? बी की नज़र में किस दिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है? तो बी 27 से पहले पहले, यानी कि सिंपली जो दिन डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है ना दोनों की नज़र में, वो अपना अपना डॉक्यूमेंट उस डेट से पहले रिवोक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो इंग्लिश दोबारा देखते हैं। A proposal may be revoked at any time before acceptance or communication of acceptance is complete as against proposer but not afterward. प्रोपोजर अपनी प्रपोजल को तब तक रिवोक कर सकता है जब तक एक्सेप्टेंस उसकी नज़र में कंप्लीट हुई है। हमारी एग्जांपल में 22 जुलाई था। एक्सेप्टेंस देने वाला तब तक रिवोक कर सकता है जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई है एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, उसकी नज़र में जिस दिन कंप्लीट हुई है उससे पीछे पीछे कर सकता है। और हमारे केस में ये चीज़ 27 जुलाई को था। तो नीचे ये लिखा हुआ है कि जो खत भेजेगा वो उस दिन अपनी तरफ से ओके हो जाएगा, लेकिन जब खत पहुंचेगा तब बाउंड होगा कि हाँ भाई रेवोकेशन हो गई है। तो रेवोकेशन का खत भेजने से अगला बंदा बाउंड नहीं हो जाएगा, खत पहुंचने से, लेकिन एक्सेप्टेंस का खत भेजने से बाउंड हो गया था। तो ऑफर पहुंचती है तो कम्युनिकेट होती है, रेवोकेशन पहुंचती है तो कम्युनिकेट होती है, एक्सेप्टेंस चलती है तो कम्युनिकेट हो जाती है। याद रखेंगे। तो इसमें ये सारी मैंने एक और एग्जांपल के थ्रू भी की है। 15 जुलाई को ऑफर चली और 20 जुलाई को पहुंच गई। इसने फिर 18 जुलाई को रेवोकेशन ऑफ ऑफर का खत भी भेज दिया। बी ने 20 जुलाई की ऑफर 22 जुलाई को अपनी तरफ से एक्सेप्ट कर ली। 22 जुलाई को ए किस दिन फंस गया? 22 जुलाई को। ए ने 18 जुलाई को रेवोकेशन ऑफ ऑफर भेजा जो कि पहुंच गया 21 जुलाई को। ए बच गया, एक्सेप्टेंस से पहले पहले ए का रेवोकेशन पहुंच गया। अगर ये 23 जुलाई को पहुंचता आउट हो जाता। अच्छा, बी ने एक्सेप्टेंस रवाना की 22 जुलाई को, रेवोकेशन भी रवाना कर दी। ये रेवोकेशन इस डेट से पहले पहले पहुंच गई तो फिर आप आज़ाद हैं। अब एक ही बंदा है, एक्सेप्टेंस भी भेज रहा है और वही रेवोकेशन भी भेज रहा है। तो पुराने ज़माने में आप एक नॉर्मल तरीके से भेजते थे खत और एक भेजते थे फास्ट तरीके से। कुछ तेज़ रफ्तार घोड़े, कुछ ऐसे कासिद जो कि फ़ौरन जाके आपकी चीज़ पहुंचा देते थे, और एक लंबा रास्ता होता था, ऊँटों के ऊपर लदा हुआ सामान जा रहा होता था। तो ऊँटों पे 1 महीने में पहुंचना है, तेज़ रफ्तार घोड़े से 8 दिन में पहुंच जानी है इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपने एक्सेप्टेंस रोकनी है तो बहुत फास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस भी आपने चलाई है, रेवोकेशन भी आपने चलानी है। सारी बातें समझ आ रही हैं? ये चैप्टर का जो टेक्निकल डिस्कशन थी हमने इसको कवर किया। पास पेपर्स की तरफ आते हैं, जल्दी से इन्हें देखते हैं। मैं असेंडिंग ऑर्डर में लेके चलूँगा, शुरू से लेके अब तक। ऑटम 9 में आई के अपने पहली दफ़ा सोल्यूशन देने शुरू किए थे। ऑटम 9 से लेके रीसेंट पेपर तक के सोल्यूशन पेपर यहाँ पे मौजूद हैं। जो गूगल ड्राइव है उस पर क्वेश्चन भी मौजूद हैं चैप्टर वाइज, सोल्यूशन भी मौजूद हैं चैप्टर वाइज। कोई चैप्टर करने के बाद आपने पास पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे भी कुछ डिस्कशन होगी, कोई मिस हो गया तो उसकी वीडियो हम गूगल ड्राइव में डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिंक भी शेयर कर देंगे जो आपसे शेयर हुआ है, तो चीज़ें कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। लेटेस्ट पेपर मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर, ऑटम 2022। क्यों? आप उसको मॉक के तौर पे करें। किसी भी कॉलेज का आप मॉक करेंगे तो आपको लगेगा कि जी ये हल्का था, ये भारी था, कॉलेज ने ऐसे किया था, वैसे किया था, ये आईकैप स्टैंडर्ड का नहीं था। आईकैप स्टैंडर्ड का पेपर वही होता है जो आईकैप का खुद होता है। तो ऑटम 22 के सवाल को मत हाथ लगाएं,
उसको मॉक के तौर पे करें। आप जिस वक्त भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये वीडियो आप बाद में भी देख रहे हो, आप अपनी लेटेस्ट पेपर का पास पेपर मत देखा करें, उसको मॉक के तौर पे एंड पे सॉल्व किया करें। आपको आई कैप स्टैंडर्ड के पेपर की आई कैप पैटर्न पे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं ऑटम 22 बीच में नहीं लेके आऊँगा, उससे पीछे पीछे तक की सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी इंशाल्लाह। देखते हैं सवाल किस किस तरह के आए हैं। डिफाइन एक्सेप्टेंस, व्हेन इज एक्सेप्टेंस कंसिडर वैलिड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्सेप्टेंस को डिफाइन करें, छोटी सी डेफिनेशन दे दी। बताएं एक्सेप्टेंस कब वैलिड होगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। 7 नंबर का सवाल है, एक्सेप्टेंस कब वैलिड होगी? जब उसके असेंशियल्स पूरे होंगे। असेंशियल्स हमने पढ़े। अब प्रॉब्लम यह है कि कम लिखें या ज़्यादा लिखें। अब जब बात चल ही रही है और आप मेरी गंदी राइटिंग देखने पे मजबूर हैं ही, तो जब भी कम या ज़्यादा में इंग्लिश में लिख देते हैं। डाउट हो, डाउट की उर्दू में लिखने बैठता तो बस आउट ही हो जाता। तो ज़्यादा लिखना है। जब भी कम या ज़्यादा में डाउट हो, ज़्यादा लिखना है। पेपर में टाइम मैनेजमेंट इज़ नेवर एन इशू। छोटे छोटे से सवाल होते हैं, आप 2 घंटे बाद वेले होकर बैठे हुए होते हैं, मुस्कुरा के दूसरों को देख रहे होते हैं। जो 3 सवाल रह गए ना उन्हें आते हैं ना आपको आते हैं। जो सवाल आते हैं वो भी ठकाठक हो जाते हैं, जो नहीं आते वो तो होते ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं होता। आपको लग रहा है कि पेपर में किताब में 10 लाइनें लिखी हुई थी, सवाल है 5 नंबर का, पता नहीं आई कि अब 10 लाइनें सोच रहे हैं या 5 लाइनें सोच रहा है। सर ने कहा था टू द पॉइंट लिखें, लिखना होता है टू द पॉइंट, लेकिन डाउट हो रहा है कि वो पूछ रहे हैं रूल्स, एक्सेप्टेंस कब वैलिड होगी। वो तो सारे रूल्स हैं, सारे लिखूंगा टाइम लग जाएगा। आपको अगर ज़्यादा और कम में डाउट हो रहा है, ज़्यादा लिख के पछता लें कोई मसला नहीं, कम लिख के पछताएंगे नंबर भी खत्म होंगे। 2 बातें हो सकती हैं, वो ज़्यादा चाहते थे आपने कम लिख दिया, नंबर कट जाएंगे। वो कम चाहते थे आपने ज़्यादा लिख दिया, वो कहेंगे यार बच्चा बिला वजह ज़्यादा लिख देता है, चलो कोई बात नहीं, जितने उन्होंने नंबर देने थे वो देंगे, आगे चल पड़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब भी रट्टे वाले सवाल में कम और ज़्यादा में आपको डाउट हो रहा हो, हमेशा ज़्यादा की तरफ जाएं। डन। लॉजिकल सवाल में टू द पॉइंट लिखें, उनको अपनी इंग्लिश सामने मत लाएं उनके, लेकिन रट्टे वाले सवाल में कम और ज़्यादा में जब भी डाउट हो, हमेशा ज़्यादा लिखना है। डन। तो यहाँ पे आप ज़्यादा लिख दें, सब कुछ जो एक्सेप्टेंस के बारे में आपको पता है सारी बातें बता डालें, शर्माना नहीं है। What is the time limit after which a proposal cannot be revoked? प्रपोजल को रिवोक कब नहीं किया जा सकता? प्रपोजर की नज़र में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले। टोटका हमेशा ध्यान में रखना है, जिसके डॉक्यूमेंट की बात हो रही है ना, उसकी नज़र में जो एक्सेप्टेंस जिस दिन कम्युनिकेट होती है ना, वो डेडलाइन है। प्रपोजल को अपनी नज़र में एक्सेप्टेंस की डेट से पहले पहले रिवोक कर सकता है। एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस को अपनी नज़र में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले पहले, तो दोनों की नज़र में जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन है ना, मैं आसान कर देता हूँ, दोनों की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन, उससे पहले पहले वो अपना डॉक्यूमेंट रिवोक कर सकते हैं। तो खैर रट्टे वाला सवाल है, आपने लिख दिया। हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड अ प्रपोजल स्टैंड रिवोक। एक प्रपोजल कैसे कैसे खत्म हो जाता है। 4 नंबर है, वहाँ तो 8-9 लाइनें लिखी हुई थी, लिख दें 8-9 लाइनें। आप जोश में बैठे हुए होंगे, 4 लाइनों में आपको लगेंगे 2.5 मिनट और 8 लाइनों में आपको लग जाएंगे 4 मिनट। तो उस वक्त 1.5-2-2.5 मिनट नहीं बचाने, उस वक्त ये नंबर कंफर्म सिक्योर करने हैं। तो रट्टे वाले सवाल में कम ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा इतना ज़्यादा होता ही नहीं है, ये कमती लॉ थोड़ी है। कमती लॉ में आप जाएंगे, डायरेक्टर रिपोर्ट के कॉन्टेंट्स होंगे, पता लगेगा 19 कॉन्टेंट्स लिखने हैं, 7 नंबर में लेंगे। तो उधर हैवी वाला रट्टा है। आपके तो बड़ी से बड़ी लिस्ट भी बेचारी कितनी को बड़ी है, 5-6 लाइनों से ऊपर की तो चीज़ें यहाँ पर नज़र ही नहीं आती। तो कब प्रपोजल रिवोक हो जाता है, आपने सारी बातें लिख दी। हम असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। मुराद ने अपनी कार सनम को ऑफर की है 4 लाख की। सनम ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली है और एनक्लोज कर दिया कि पे ऑर्डर 1.5 लाख का है। ऑफर तो 4 लाख की हुई थी, लेकिन सनम ने एक और कैलकुलेशन दी है, 1.5 लाख का पे ऑर्डर दे दिया और कह दिया बैलेंस में आपको 62,500 की मंथली इंस्टॉलमेंट में दे दूंगी या दे दूंगा, व्हाट्सोएवर सनम का जो भी जेंडर है। 1.5 लाख दे दिया और 62,500 की किस्तें करा ली। क्या उसने ऐसे कहा था? उसने कहा था ये 4 लाख है, आपने एक्सेप्टेंस में अपनी शर्त ऐड कर दी। तो ये आपने जो हरकत की है ये क्या है? काउंटर ऑफर। पेपर में कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे अगर ऑफर के जवाब में एक्सेप्टेंस में कंडीशन ऐड हो जाए तो काउंटर ऑफर कहलाती है। कानून लिख दिया और सांस लिया कि ये तो मुझे रट्टा था, लिख दिया। अब अंग्रेज़ी वाला टाइम आ गया, तो सवाल के बीच में से आपने कहना है सनम एक्सेप्टेड द ऑफर
and enclose a pay order of 150,000 with a promise to pay in monthly installment which was not the actual offer. एंड पे थोड़ी सी अपनी इंग्लिश लिखें, बाकी सवाल में से उठा के लिख दें, और नीचे जवाब देना है. जवाब कहाँ से उठाना है? एक्सप्लेन वेदर इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सॉरी भाईजान, दिस इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. मसाले पूरे. 3 नंबर का सवाल है. 3 नंबर से नीचे नंबर देते हुए घिन आएगी एग्जामिनर को, अपने आप से नफरत हो जाएगी उसे कि एक बच्चा देखो उसने मुझे कानून भी बता दिया, उसने बेचारे ने जितनी को उसको इंग्लिश आती थी उसने अंग्रेज़ी भी बता दी, उसने मुझे जवाब भी बता दिया. इसको मैं मतलब इसके नंबर काटूंगा तो मैं तो नर्क में जाऊंगा, मतलब जो है ना मैं तो आग में जलूंगा अगर मैंने इस इतने अच्छे बच्चे के साथ वो किया. तो ये वाले जब आपने पूरे फीचर्स पूरे कर दिए ना तो एग्जामिनर को भी अच्छा नहीं लगेगा आपके नंबर काटते हुए. डन. ओए होए, बड़ा सा सवाल आ गया. बदर ओनर है मशहूर एसोसिएट का, उसने अपने एक एम्प्लॉई आफ्ताब को भेजा है कि भाई मेरा पेट हॉर्स ढूंढ के लेके आओ, 5 दिन से गुम हुआ है. बदर ने साथ में अखबार में इश्तिहार भी दे दिया, 20,000 का नाम रख दिया कि जो मेरा घोड़ा ढूंढ के लेके आएगा उसको 20,000 मिलेंगे, लेकिन अपने एम्प्लॉई को नहीं बताया. आफ्ताब अनअवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, आफ्ताब को नहीं पता था इस इश्तिहार का. उसने, आफ्ताब कौन है भला? जो एम्प्लॉई था. सिनेरियो के करैक्टर समझना बड़ा ज़रूरी है. कई दफ़ा आप ऑफरर को ऑफरी भी बना देते हैं, तो करैक्टर्स को वो करके और हल्का सा मतलब उस पर वो निशान लगा दें कि ये क्या है और ये क्या है. लेड पेंसिल साथ रखें, पेपर पे लिखना मना है, लेकिन मतलब जो है ना रिकॉर्ड हो रहा है तो जो है ना हल्का फुल्का छोटा सा साइड पे करके अगर लिख लें और बाद में जल्दी से मिटा दें जो है ना, ठीक है. उम्मीद है ये किसी ने नहीं देखा, वो लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है. तो लेड पेंसिल से हल्का सा लिखें. असल में लिखना क्यों मना होता है? वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बच्चा जवाब लिख के दूसरे को वो कर देगा और उसको वो क्वेश्चन पेपर से नज़र आ जाएगा. तो हल्का फुल्का निशान लगाना, कोई टिक लगाना, क्रॉस लगाना लेड पेंसिल से, कोई छोटी सी हल्की सी बात, अंडरलाइन वगैरह पेपर पे लाइनें लगाना अलाउड है, पेपर पर कुछ लिखना उस तरह से अलाउड नहीं है. तो आप कम से कम निशानी रख लें कि ऑफरर के लिए 2 दफ़ा अंडरलाइन लगाएंगे और ऑफरी के लिए 1 अंडरलाइन. तो खैर लेड पेंसिल से हल्के फुल्के निशान लगा के बाद में मिटा दिया करें. एवं ही आपके ऊपर इल्ज़ाम ना लगे कि ये बच्चा नकल करा रहा था किसी को. सब्सिक्वेंटली क्या हुआ? जैसे ही उसे रिवॉर्ड का पता लग गया वो पहुंच गया बदर के पास कि मेरा 20,000 का इनाम दे. अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ क्या वो रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है? हर सिनेरियो में पीछे एक कानून होता है. फ़ौरन वो कानून क्लिक हो, आप कहें जी एक्सेप्टर को अवेयर होना चाहिए प्रपोजल का. फिर आप कहें यहाँ बदर को नहीं पता था. बदर या कौन था? आफ्ताब. देखा, जल्दी में सोचेंगे तो आप बंदा बदल देंगे. आफ्ताब को यहाँ पे नहीं पता था और नीचे आप कहेंगे देयरफॉर. सवाल क्या है? वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड. आप कहेंगे आफ्ताब वुड नॉट बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस. एग्जामिनर कहेगा क्या इंग्लिश लिखी है, उसे क्या पता उन्हीं से चोरी की है. ऊपर देखते हैं, लिस्ट द एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस. लुट मचा दी. 4 नंबर के लिए, पीछे 7 नंबर के लिए था. मर्जी है उनकी, जंगल के बादशाह. आपने शर्माना नहीं है लिखते हुए. लो जी, एक सिनेरियो सा, बड़ा सा सिनेरियो जिसके अंदर जो है वो कुछ तारीखें हैं. इन तारीखों की तरफ बाद में आते हैं. पहले ज़रा एक काम करते हैं, इस वाली स्लाइड को बाद में देखते हैं टाइम के हिसाब से. पहले जल्दी जल्दी से सवाल देखते हैं, फिर वापस इधर आते हैं. एक सिचुएशन है जिसमें बतूल ने साकिब को कहा है कि जी ये फ्लैट मैं आपको 42 लाख का बेचूंगी. साकिब ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, 15 लाख का चेक दे दिया और बाकी 24 इंस्टॉलमेंट्स खुद ही से कर ली. एग्जामिनर के पास इतना टाइम भी नहीं कि नई बात सोचे. पास पेपर का आइडिया पकड़ा, अल्फाज बदले, पूछ लिया. तो जो पास पेपर प्रैक्टिस करके किया होगा ऐसे टाइम में उसके तो मज़े लग गए होंगे. लेकिन अगर उसने यहाँ सनम लिख के जवाब लिखा या गाड़ी लिख के जवाब लिखा, रट्टा नहीं मारना पास पेपर्स को, उसमें से थीम समझना है कि वो क्या कर रहे हैं. अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट द एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस. एक ये समझ आ गई कि हर 2 सवाल के बाद ना ये अचानक से ये फिट कर देते हैं. लिस्ट है ना, जहाँ जहाँ लिस्टें उन्हें पसंद आ जाती हैं. सलमान सन वॉज मिसिंग. महमूद वन ऑफ द बॉडी गार्ड ऑफ सलमान वॉलंटियर टू फाइंड सलमान. सलमान का बेटा गायब था और महमूद ने जो है अपने बॉडी गार्ड को कहा कि ढूंढ के लेके आओ. साथ में अखबार में इश्तिहार दे दिया कि मैं 25,000 दूंगा जो लड़का ढूंढ के लेके आएगा. लास्ट सवाल में घोड़ा था तो इनाम कम था, इस दफ़ा बच्चा है तो इनाम थोड़ा सा ज़्यादा है. या सच सवाल आगे गया तो इन्फ्लेशन हो गई तो 20,000 को उन्होंने 25,000 कर दिया. सलमान महमूद बॉय को ढूंढ के लेके आया. सलमान ने रिफ्यूज़ कर दिया और महमूद ने केस कर दिया. क्या महमूद एंटाइटल्ड है? बहुत ही ध्यान से देखें, सवाल ने नहीं बताया कि महमूद को पता है या नहीं पता. उसमें बताया था कि उसे पता है, बदर आफ्ताब वगैरह को. तो यहाँ उन्होंने नहीं बताया तो आप जवाब देते हुए ना कंडीशनल जवाब देंगे. अगर उसे पता है तो वो क्लेम कर सकता है, अगर उसे नहीं पता तो वो क्लेम नहीं कर सकता. तो
तो आप जब एंड पे आंसर लिख रहे होंगे तो वहाँ पे आप ये बता देंगे कि इस ऑप्शन में ये जवाब है और इस ऑप्शन में ये जवाब है। इस दफ़ा 2 नंबर के लिए मर्जी आई है आपकी। Bromine Traders is engaged in business of import, purchase and supply of electronic item. During the year, BT entered into following contract for supply of various products. HL, a new customer approached BT for purchase of 5 television set. एक कस्टमर है नया, वो आपके पास पहुंचा, उसने कहा जी मुझे आपसे 5 टीवी खरीदने हैं। BT agreed to supply the television set on 6 March on a discount of या 10% या 15% of retail price to be finalized at time of delivery. उसने कहा या 10% या 15% जो उस वक्त हमारी बात ठहरे। अपॉन डिलीवरी HL ने कहा भाई मुझे 15% चाहिए और BT ने कहा नहीं भाई मैं तो आपको 10% ही डिस्काउंट दूंगा। तो बताएं कि क्या ये वो लाइबल है? तो आप कहेंगे ऑफर सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए थी, और यहाँ पे सर्टन और डेफिनेट नहीं है। इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था, तो ये वाली चीज़ सही है ही नहीं। जल्दी से देखते हैं वो 2 बड़े सवाल और फिर हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। मुझे लग रहा है हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो क्लास का एंडिंग टाइम है उसको 5:30 से 5:45 तक ले जाएंगे, क्या आराम से वहाँ पर वो है मगरिब अदा की और अपने अपने घरों को। क्या बात है, बस मसला मुझे पढ़ना है जिसने 6 बजे अगली क्लास में किसी और जगह पहुंचना है। खैर है, कोई बात नहीं। आपकी ये वाली क्लास ज़रा काफ़ी ज़रूरी है और आपके पास दिन भी बड़े कम है, वैसे भी बड़े कम दिन है आपके पास। फरवरी आते साथ ही जो है ना हमेशा नफ़रत होती है इस कॉन्सेप्ट से कि इसमें क्यों 28 दिन होते हैं। लीप ईयर तो नहीं कहीं, वो भी नहीं है, तो फरवरी समझो गुजर गया। आज 13 आ गई, समझो गुजर गया, बचा क्या फरवरी में। लें जी जल्दी से देखते हैं। अहमद जो है वो आदिल की DHA की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड था, उसने एक खत भेजा उसे। आई हैव हर्ड दैट यू आर सेलिंग योर DHA प्रॉपर्टी, मैंने सुना है कि आप DHA की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इन, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं प्रॉपर्टी खरीद लूँ। ऑफर है, एक तरह का इन्विटेशन है कि यार आओ बैठ के बात करते हैं, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदूँ। विल यू प्लीज़ कंसिडर सेलिंग द सेम टू मी, क्या आप मुझे बेचोगे? अमाउंट अभी कुछ नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्राइस यू हैव बीन ऑफर्ड सो फॉर, आपको अभी तक सबसे बड़ी अमाउंट क्या कोट हुई है? आदिल ने कहा भाई अभी तक मुझे 35 मिलियन सबसे बड़ी ऑफर आई है। आदिल ने कहीं ये नहीं कहा कि अरे मेरा भाई तू आ गया बस मैं किसी को नहीं बेचूंगा, तुझे बेचूंगा, 35 मिलियन मेरे पास आया है, इससे ऊपर तुम दे दो, तुम ले जाओ, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अहमद ने रिप्लाई किया आई एग्री टू बाई योर DHA प्रॉपर्टी फॉर 36 मिलियन। उसने कहा मैं आपकी प्रॉपर्टी 36 मिलियन में खरीद लूँगा। ये अब पहली दफ़ा उसने ऑफ़र कराई है। अभी तक इन्विटेशंस चल रहे थे, अभी तक बातचीत चल रही थी, अभी तक मुज़ाकरात जारी थे। सब्सिक्वेंटली आदिल रिसीव एन ऑफर फ्रॉम हामिद कोटिंग 38 मिलियन, आदिल को हामिद ने 38 मिलियन कह दिया, आदिल ने बेच दी। अगर वो सेल करना चाहता है हामिद को तो बताएं आदिल की अहमद की तरफ कोई जिम्मेदारी बनती है? हम कहेंगे एक ऑफ़र है, ऑफ़र एक्सेप्ट इसने नहीं की है, इसके पास एक और ऑफ़र आ गई थी, उसने वो एक्सेप्ट कर ली। क्या वो कह सकता है कि हमारा ऑफ़र एक्सेप्टेंस हुई थी, मैंने से पूछा था, इसने 35 कहा, मैंने 36 कह दिया? अगर उसने 35 कहा भी होता और उसने 36 कहा होता तो ये काउंटर ऑफर थी। जब तक दूसरे बंदे ने एब्सोल्युटली ना कहा होता यार तुमने 36 मिलियन बात कर दी, क्या अच्छे आदमी उसका माथा चूमता और कहता चलो जी डील डन, तो फिर होती एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस नहीं हुई, वो आज़ाद है। ये बात समझ आई? फिर नीचे उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है। 3 सितंबर 2018 को सलीम ने लेटर के थ्रू ऑफ़र की गाजी को, लेटर के थ्रू, अस्तगफिरुल्लाह, इसमें तो फिर वाले वो बनाने पड़ जाएंगे। 50,000 की गाजी ने ये लेटर रिसीव किया 5 सितंबर को। ख़त भेजा कब गया है? 3 सितंबर को। 6 सितंबर को गाजी ने एक्सेप्टेंस भेज दी। अब एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है। 6 सितंबर को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रवाना हुआ है और लेटर पहुंचा कब? 8 सितंबर को। तो ऑफरर फंसेगा 6 सितंबर को। हमारे केस में ऑफर कौन है? ऑफरर सलीम। तो सलीम फंस गया 6 को और गाजी फंसेगा 8 को। सलीम ने एक रेवोकेशन भी दे दी और गाजी को भेजा उसने 5 सितंबर को, लेकिन ख़त पहुंचा 7 सितंबर को। सलीम बाउंड कब हो रहा है? 6 सितंबर को। और रेवोकेशन कब पहुंच रही है? तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, ये रेवोकेशन तो फारिग हो गई। अंडर रिक्वायरमेंट आप ये बताएं कि व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर वाज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट सलीम एंड गाजी। सलीम और गाजी के मुताबिक ये सारी डेट्स बताएं। ऑफर कब कम्युनिकेट हुई थी? ऑफर पहुंच गई थी 5 सितंबर को, हो गई कम्युनिकेट। एक्सेप्टेंस एक की नज़र में 6 को हुई, सलीम की नज़र में, और गाजी की नज़र में 8 को हुई। रेवोकेशन सलीम ने 5 को भेजी और गाजी की नज़र में कब हुई? 7 को। गाजी को 7 को पहुंची। वेदर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉज क्रिएटेड, क्या सलीम और गाजी के दरमियान एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ?
नहीं हुआ या हुआ? ऑफ़र भेजी थी, रेवोकेशन भी भेज दी, क्या रेवोकेशन हुई? एक्सेप्टेंस हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट तो क्रिएट हो गया। बड़े चालाक हैं, उनका बच्चा जज्बाती होकर ताज़ा रिजेक्ट करके आ रहा है ऊपर कि ये ऑफ़र रिवोक हो गई है, और रिवोक नहीं हुई। उन्होंने ये नहीं पूछा कि ऑफ़र रिवोक हुई है नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। अगर ऑफ़र रिवोक नहीं हुई तो ऑफ़र ठीक थी, एक्सेप्टेंस भी ठीक थी, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। तो जवाब देते हुए ओवर इमोशनल नहीं हो जाना, ध्यान से सोच के समझ के करना है। तो चैप्टर 2 अलॉन्ग विद पास पेपर्स हमने ख़त्म किए। हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर को जब तक हो सके पास पेपर समेत करें। जो मिस हो गए वो हम फिर किसी ना किसी और दिन में, नहीं तो फिर उसकी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दें ताकि आपकी कंप्लीटनेस हो जाए। ब्रेक की तरफ जाते हैं, 4:45 पे हम दोबारा इकट्ठे होते हैं इंशाल्लाह ताला, और फिर वो लास्ट वाला जो आ रहा है वो 5:30 से स्ट्रेच करके 5:45 तक ले जाएंगे। मज़ा आएगा ना? पता नहीं, शायद मैं अकेला ही जो है वो इन्जॉय कर रहा हूँ। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं ब्रेक के बाद 4:45 पे।